न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। इस विधेयक का मकसद नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही नियम 193 के तहत देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में फैमिली कोर्ट संशोधन विधेयक 2022 विचार के लिए पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा से पहले ही यह विधेयक पारित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम वलसाड के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। यह अत्याधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ 250 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जो विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की आधारशिला भी रखेंगे। 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। अस्पताल पशुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ समग्र चिकित्सा देखभाल भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखेंगे। इसका निर्माण 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। यह 700 से अधिक आदिवासी महिलाओं को रोजगार देगा और बाद में हजारों दूसरे लोगों को भी आजीविका प्रदान करेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला खेमा और एकनाथ शिंदे समूह अपनी अपनी दलीलें पेश करेगा। शिवसेना में टूट, नई सरकार के गठन, पार्टी पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुधवार को उन कानूनी मुद्दों को तय करना था कि जिन पर संविधान बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन दोनों पक्ष मुद्दों को लेकर स्पष्ट नहीं थे, इसलिए कानूनी मसले तय नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को या तो बीजेपी में शामिल होना होगा या फिर एक नई पार्टी का गठन कर चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर कराना होगा। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि अलग गुट ने कोई पार्टी नहीं बनाई है और वो ही असली शिवसेना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु के दौरे पर हैं। अमित शाह भारतीय उद्योग परिसंघ के संकल्प से सिद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री आज संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के 30वें संस्करण को संबोधित करेंगे। अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान शाह के बीजेपी की कर्नाटक इकाई के नेताओं के साथ बैठक करने की भी संभावना है। दिल्ली में एक और मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कुल 9 मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि हो गई है। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले बुधवार को महामारी से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें से संबंधित एक सूची जारी की थी। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 205 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इस अभियान के 565वें दिन 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जेल के लगभग सभी 600 कैदियों का RT-PCR कराया गया, जिसमें से कुछ कैदी पॉजिटिव हुए हैं। उनका उपचार किया जा रहा है। CUET UG 2022 परीक्षा के फेज 2 की परीक्षा का आयोजन 4 से 6 अगस्त के बीच किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा CUET UG फेज 2 की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शाम 6:45 बजे तक किया जाएगा। इंदौर सेंट्रल जेल में महिला कैदी राखी बनाने का काम कर रही हैं। इन आकर्षक राखियों को कश्मीर में पदस्थ सेना के जवानों को भेजा जाएगा।
कुल बनी राखियों में से 200 राखियां कश्मीर में पदस्थ सेना के जवानों को भेजी जाएगी, वहीं बाकी राखियों को जेल के बाहर बनाए गए आउटलेट से बेचा जाएगा। जेल आउटलेट पर राखियों के अलावा जूट बैग, लेदर बैग, चादरें भी बेचे जाते हैं। जेल में कैदियों को छूटने के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट के कई ट्रेनिंग के काम करवाए जाते हैं। त्रिपुरा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन एंड फंड रेगुलेटर के साथ मिलकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करने एनपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति देगा। चीनी मोबाइल निर्माता वीवो इंडिया ने करीब 2217 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी डीआरआई ने कंपनी के प्लांट्स की जांच के बाद यह खुलासा किया है। उबर टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो में अपनी 7.8% की हिस्सेदारी बेच दी। ये जोमैटो ब्लॉक डील 50.44 रुपए प्रति शेयर की दर पर की गई। सरकार ने चीनी मिलों की ओर से चीनी सीजन 2022-23 के लिए गन्ना किसानों को देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस बार गन्ना किसानों के लिए अब तक का सबसे अधिक मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार ने सदन से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार इसके बदले भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बिल का मसौदा तैयार कर इसे सदन में लाएगी। ईडी ने यस बैंक डीएचएफएल फ्रॉड केस में महाराष्ट्र के बिल्डर अविनाश भोसले और संजय छाबड़िया की 415 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दोनों बिल्डर को जून में हिरासत में लिया गया था और अभी दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं। जीएसटी में पंजीकृत सालाना 10 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनियों के लिए अब ई इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। यूपीआई के जरिए लेन देन जुलाई में रिकॉर्ड 6 अरब के पार पहुंच गया। इस दौरान मूल्य के लिहाज से कुल 10.63 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ आरबीआई का समग्र वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च 2022 में बढ़कर 56.4 पर पहुंच गया। केंद्रीय बैंक के अनुसार ये सूचकांक सभी मानदंडों में वृद्धि के साथ देश में विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की स्थिति को बताता है। रेलवे ने जुलाई महीने में सबसे अच्छी मासिक माल ढुलाई दर्ज की है। आंकड़ों के मुताबिक रेलवे ने 122.14 मीट्रिक टन की सबसे अच्छी माल ढुलाई दर्ज की। इस माल ढुलाई की फीसद 9.3 मीट्रिक टन रहा, जो बीते साल जुलाई 2021 से 8.25% ज्यादा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए डीजल और एटीएफ पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है, लेकिन घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ा दिया है। एक अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर टैक्स को 11 रुपए से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और अब कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है। स्पाइस जेट ने अपनी 24% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य पूर्व की एक बड़ी एयरलाइंस कंपनी और एक भारतीय कंपनी ने इस हिस्सेदारी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। राकेश झुंझुनवाला की अकाशा एयरलाइन मुंबई चेन्नई मार्ग पर भी उड़ानों का परिचालन करेगी। कंपनी के अनुसार इस रूट पर पहली उड़ान 15 सितंबर को परिचालित होगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए 2 दिवसीय कंबोडिया दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज नॉमपेन में आयोजित आसियान भारत मंत्रिस्तरीय वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। सालाना आयोजित होने वाली इस बैठक में भारत और आसियान के रिश्तों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत सियम रीप से की। विदेश मंत्री ने उस स्थान का दौरा भी किया जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण कार्य किया जाता है। विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश मंत्रालय ऐसे प्रयासों का समर्थन करने में हमेशा गर्व महसूस करता है। विदेश मंत्री ने सियम रीप में पारंपरिक एशियाई वस्त्रों के एमजीसी संग्रहालय का दौरा किया। ये संग्रहालय गंगा और मेकॉन्ग नदी घाटियों के बीच पारस्परिक संपर्कों को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने ताप्रोहम मंदिर संरक्षण स्थल का भी दौरा किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय संघ आयोग के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए एक दूसरे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये आदेश गर्भपात देखभाल और गर्भ निरोधक तक पहुंच की रक्षा करने के साथ एक स्वास्थ्य फंड का प्रयोग करने की अनुमति देगा। इससे महिलाओं के लिए गर्भपात के अधिकारों के संवैधानिक संरक्षण को और अधिक मजबूती मिलेगी। अमेरिका में गर्भपात एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने फैसले में कहा था कि संविधान गर्भपात का अधिकार नहीं देता है। जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमला बोलते हुए कहा कि अदालतों को अमेरिकी महिलाओं की शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह कानून महिलाओं के लिए काफी अहम है। अमेरिकी सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता के लिए प्रवेश की मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि पश्चिम सैन्य गठबंधन के विस्तार में अहम कदम माना जा रहा है इसे। दोनों देशों ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। अभी नाटो के 30 सदस्य स्वीडन और फिनलैंड को नए सदस्य के तौर पर शामिल करने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। पिछले महीने नाटो के देशों ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे उन्हें अमेरिका के नेतृत्व वाले परमाणु सशस्त्र गठबंधन में शामिल होने की अनुमति मिली थी। इराक में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुक्तदा अल सद्र ने अपने समर्थकों से संसद भवन पर अपना प्रदर्शन जारी रखने को कहा है। प्रदर्शनकारी ईरान समर्थित पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए पूर्व मंत्री और पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद शिया अल सुदानी की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। अल सद्र के गुट ने इराक के अक्टूबर 2021 के आम चुनाव में 73 सीटें जीती थी, जिससे ये 329 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ा गुट बन गया। लेकिन इराक का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी बहुमत ना जुटा पाने की वजह से मुक्तदा अल सद्र ने सरकार बनाने की बातचीत से खुद को बाहर कर लिया, जिसके बाद अल सद्र ने संसद भंग करने और जल्दी चुनाव कराए जाने की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पूर्व जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर की आलोचना करते हुए उनको रूसी राष्ट्रपति का मित्र बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब यूरोपीय देशों के कई नेता रूस का समर्थन करते हैं तो ये काफी घृणित हो जाता है। जर्मनी के पूर्व चांसलर श्रोएडर ने रूस यूक्रेन हिंसा पर रूसी राष्ट्रपति की निंदा करने से इनकार कर दिया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति समझौता रूसी सैनिकों की वापसी के आधार पर तय होगा। भारत के तेजस्विन शंकर ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में हाई जंप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में हाई जंप में भारत का पहला पदक रहा है। तेजस्वी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत का खाता खोला। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजस्विन शंकर ने 2.22 मीटर की बाधा पार कर कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने स्क्वॉश में पहला पदक जीत लिया है। भारत के अनुभवी खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने देश के लिए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। कांस्य पदक के मैच में सौरभ ने इंग्लैंड के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जेम्स वेलस्ट्रॉप को 3-0 से हराने में सफलता पाई। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में वो स्क्वॉश में सिंगल्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तुलिका मान ने महिलाओं का 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। तुलिका को फाइनल में स्कॉटलैंड की साराह ने इपॉन में शिकस्त दी। साराह ने तुलिका को पीठ के बल गिराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का जूडो में यह तीसरा पदक रहा है।
भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। गुरदीप सिंह ने 109 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इसमें लिखा है कि आप बिजनेस करते हैं। मेरा मानना है कि मैं रोजगार, विकास और उन्नति में योगदान देता हूँ। उस रात को ये रोजगार, विकास और उन्नति के लिए आप लोन ले रहे थे, बस और कुछ? हाँ, एक नेक काम के लिए डोनेशन दिया, मेरी बेटी के लिए एजुकेशन लोन लिया। जानते हो कैसे? Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्वेस्ट करोगे? कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो। कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। गुरदीप सिंह ने स्नैच में 167 किलो और क्लीन एंड जर्क में 223 किलो का भार उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 390 किलो वजन उठाया और कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा किया। लवप्रीत सिंह ने स्नैच में 163 और क्लीन एंड जर्क में 192 किलो वजन उठाया। इस तरह से उन्होंने कुल 355 किलोग्राम का भार उठाकर कांस्य पदक जीता। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। करो या मरो के मैच में भारत ने बारबाडोस की टीम को 100 रन से करारी शिकस्त दी। निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। जवाब में बारबाडोस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 62 रन ही बना सकी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत और कनाडा के बीच खेले गए हॉकी मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने 8-0 से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच गई है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से शिकस्त दी है। कॉमनवेल्थ खेलों में आज लॉन्ग जंप फाइनल में श्री शंकर और मोहम्मद अनीस भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में के श्रीकांत राउंड ऑफ 32 में युगांडा के डैनियल के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे। बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत की आकर्षी कश्यप पाकिस्तान की माहुर शहजाद के खिलाफ उतरेंगी। मुक्केबाजी में अमित पंघाल फ्लाईवेट में क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। अमित का सामना स्कॉटलैंड के लेनॉन मुलिगन से होगा। मुक्केबाजी में लाइटवेट के क्वार्टर फाइनल में भारत की जैस्मिन का सामना न्यूजीलैंड की ट्रॉय गार्टर के साथ होगा। मुक्केबाजी में सुपर हेवीवेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के सागर का सामना सेशल्स के कैडी इवांस के साथ होगा। मुक्केबाजी में वेल्टरवेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के रोहित टोकस का सामना जावियर मताफा से होगा। फरहान अख्तर की फिल्म जी ले जरा में ईशान खट्टर नजर आ सकते हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। कौन बनेगा करोड़पति शो से एक लाइफ लाइन हटा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंटेस्टेंट को मिलने वाली 4 लाइफ लाइन में से अब एक्सपर्ट एडवाइस को हटा दिया गया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज 14 अगस्त से यूट्यूब पर फ्री में स्ट्रीम होगी। ये फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई।
अपनी आगामी फिल्म बवाल की शूटिंग पूरी कर मुंबई लौटे वरुण धवन। इस फिल्म में वरुण पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के तीसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। साउथ की फिल्म मामा निथन ने साल टोक्यो फिल्म अवार्ड्स में गोल्ड मेडल जीता है। इस फिल्म में अभिनेता विजय सेतुपति और गायत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं। टीनेज वैम्पायर सीरीज फर्स्ट किल का दूसरा सीजन नहीं आएगा। इस सीरीज का पहला सीजन इस साल की जून में रिलीज किया गया था। एक्टर सिंगर सेलेना गोमेज 1980 के दशक की क्लासिकल वर्किंग गर्ल के रीबूट को जल्द ही प्रोड्यूस करेंगी। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हुलू पर फिल्म का प्रीमियर होने की संभावना है। अनुष्का शर्मा अपनी आगामी फिल्म चकदा एक्सप्रेस के लिए क्रिकेट की हार्डकोर ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड रवाना होंगी। इस फिल्म में वे महिला क्रिकेट की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगी। सलमान खान ने सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रोजिक को अपनी अगली फिल्म भाईजान में कास्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 30 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी। कंगना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने आमिर पर आरोप लगाया है कि फिल्म का बहिष्कार उन्होंने ही शुरू करवाया है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा पहले से ही किसी न किसी वजह से खबरों में है। अब इस फिल्म को लेकर स्टार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फिल्म को OTT पर स्ट्रीम करने की कोई विशेष जल्दी नहीं है। दक्षिण की कई अखिल भारतीय फिल्मों की हालिया सफलताओं के पीछे डब किए गए संस्करणों के रिलीज को एक प्रमुख वजहों में से एक है। तेलुगु फिल्म बिंबिसार उपशीर्षक मार्ग को बाहरी बाजारों में ले जाएगी। हाल ही में रिलीज हुई रामाराव ऑन ड्यूटी को रवि तेजा के करियर की सबसे बड़ी असफलता माना जा सकता है। रवि तेजा ने फिल्म के निर्माता सुधाकर को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है। निर्देशन, अभिनय और गायन में तरह तरह के प्रयोग करने वाले चुलबुले और हर दिल अजीज फनकार किशोर कुमार की आज जयंती है। किशोर कुमार की आवाज की पुरानी के साथ साथ नई पीढ़ी के भी लोग दीवाने हैं। किशोर जितने उम्दा कलाकार थे उतने ही रोचक इंसान भी थे। आइए हम आपको कुछ उनके नगमों को सुनाते हैं और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।